दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल लाइव मिंट में प्रकाशित खबर पीएम मोदी सीज हिज नेक्स्ट मिशन इज वेड इन इंडिया, आस्क सिटीजन्स टू स्पेंड लेविशली इन जम्मू एंड कश्मीर सो दैट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय से ही विवाह को परिवार और सामाजिक जीवन का आधार माना जाता रहा है, लेकिन समय समय पर इस आधार पर कई विचारकों ने सवाल उठाए हैं। जैसे कि विवाह को स्त्री अधीनता का जरिया बताया गया, तो वहीं इसे उनकी स्वतंत्रता उड़ान में बाधक भी माना गया है। देखा जाए तो विश्व में कई ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने विवाह को परिवार को स्त्री विकास का सबसे बड़ा बाधक माना है, वह चाहे प्लूटो हो या कार्ल मार्क्स। आज भी कई नारीवादियों का मानना है कि एक स्त्री के विकास में विवाह और परिवार सबसे बड़े बाधक हैं। लेकिन इन विभिन्न विरोधों के बावजूद न पारिवारिक संरचना टूटी और न ही विवाह का महत्व ही कम हुआ। उल्टे विवाह ने अब तो सामाजिक उत्सव का रूप ले लिया है, तो वहीं आर्थिक क्षेत्र में एक बड़े बाजार के रूप में अपने पैर भी पसारे हैं। भारत में यह प्रवृत्ति और बढ़ती नजर आती है। भारत में यूं तो शादियां पहले भी अक्सर भव्य और विस्तृत होती थी, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग के बढ़ते प्रचलन ने इसे और भी विस्तार दिया है। ऊपर से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा इसे विदेशियों के लिए भी आकर्षक बनाती है। पर्यटन के लिहाज से भी भारत का बढ़ता महत्व और प्री वेडिंग फोटोशूट के बढ़ते क्रेज ने भारत को विवाह के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनाया है। यही कारण है कि सरकार भी लगातार वेड इन इंडिया को प्रोत्साहन देने की चर्चा कर रही है। इसी क्रम में हाल ही में जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने वेड इन इंडिया की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से भारत, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर को अपने विवाह स्थल के रूप में चुनने का आग्रह किया। इसके पूर्व भी उन्होंने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के करोड़पति और अरबपति कारोबारी परिवारों को उत्तराखंड में शादी आयोजित करने का आग्रह किया था। तो वहीं मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान भी उन्होंने वेड इन इंडिया की अवधारणा पेश की थी। पर सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री आखिर वेड इन इंडिया को इतना प्रोत्साहन क्यों दे रहे हैं? इससे क्या लाभ होगा? योजना के सामने कौन कौन सी चुनौतियां या बाधाएं हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? आज की चर्चा में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वेड इन इंडिया से तात्पर्य क्या है। तो वेड इन इंडिया की अवधारणा बिल्कुल मेक इन इंडिया, ट्रैवल इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर की गई है। इसके तहत देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर भारतीय जोड़ों की विदेशों में होने वाली शादियों को भी भारत में ही कराए जाने की तैयारी की जा रही है। जैसे कि हाल ही में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग पार्टी जामनगर, गुजरात में हुई, तो वहीं उनकी शादी भी यहीं होने वाली है। जबकि इसके पूर्व कई भारतीय सेलिब्रिटीज ने इंडिया से बाहर विदेशों में विवाह को तरजीह दी, वह चाहे रणवीर दीपिका की जोड़ी हो या विराट अनुष्का की। ऐसे में अनंत अंबानी की शादी को देश अपनी विवाह संस्कृति को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने के एक सुनहरे मौके के तौर पर देख रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इससे न केवल देश के करोड़पति अरबपति देश में शादी करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, बल्कि विदेशी हस्तियों को भी भारत लुभाने में कामयाब हो सकेगा। चूंकि देश विदेश की लगभग सभी बड़ी हस्तियों द्वारा भारत की इस ग्रैंड वेडिंग में शिरकत करने की संभावना जताई जा रही है। यही कारण रहा है कि केवल इस प्री वेडिंग समारोह के लिए सरकार ने जामनगर एयरपोर्ट को कुछ दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा तक दे दिया। देखा जाए तो भारत में $100 मिलियन या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। नाइट फ्रैंक के एक अध्ययन के अनुसार भारत की अरबपति आबादी पिछले वर्ष के 145 से बढ़कर 2022 में 161 हो गई और 2027 तक 195 व्यक्तियों तक बढ़ने का अनुमान है। वहीं भारत में $30 मिलियन से अधिक की संपत्ति वाले अत्यधिक उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों की संख्या अगले 5 वर्षों में 58% से अधिक की वृद्धि के साथ 19,119 हो जाएगी। $1 मिलियन और उससे अधिक की संपत्ति मूल्य वाली भारतीय उच्च नेटवर्थ इंडिविजुअल आबादी वर्ष 2021 में 7,63,674 से बढ़कर 7,97,714 हो गई है, जबकि 2027 तक इनकी संख्या बढ़कर 16,57,272 हो जाएगी। यानी भारत में करोड़पति अरबपतियों की एक बड़ी संख्या है।
लेकिन समस्या यह है कि इन सबके बीच विदेशी स्थानों में शादी करने का आकर्षण बढ़ रहा है। ऐसे में इनके द्वारा शादी पर होने वाले जिस खर्चे से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलनी थी, वह दूसरे देशों में आर्थिक गति प्रदान कर रहा है। वर्ष 2022 में ही ऐसे लगभग 18% लोगों ने विदेशों में शादी की थी, जबकि 2024 में इसमें 21% की वृद्धि होने का अनुमान है। भारत में यूं भी शादी एक ग्रैंड इवेंट होती है। भारत के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि शादी एक बार ही तो होनी है, इसमें खर्चे का सोचना क्या। यानी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग भी शादी में बहुत खर्चे करते हैं। इसी आंकड़ों से समझ सकते हैं कि विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले भारतीय अनुमानतः 200 मेहमानों के लिए सिर्फ एक रात के 5 सितारा होटल पर लगभग 3,65,706 से 6,09,510 यूरो खर्च करते हैं। वहीं कई अनुमानों के अनुसार हर साल भारतीयों द्वारा विदेशों में लगभग 5,000 डेस्टिनेशन शादियां आयोजित की जाती हैं, जिनका कुल खर्च 75,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक होता है। अगर ये शादियां भारत में आयोजित की जाती तो देश की अर्थव्यवस्था को जहां तेजी मिलती, वहीं भारत रोजगार सृजन भी होता। इससे न केवल डेस्टिनेशन शादियों का बड़ा बाजार बनते हुए रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बढ़ते, बल्कि आभूषण, पोशाक और अन्य विलासिता व्यय जैसे संबंधित बाजारों का भी विस्तार होता। अब आइए भारत में शादी के बाजार को देखते हुए वेड इन इंडिया कार्यक्रम के लाभ को समझते हैं। तो भारतीय शादियों में कई समारोह और कार्यक्रम शामिल होते हैं। इनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी आवश्यकताएं होती हैं। जहां विवाह अक्सर एक बड़ा पारिवारिक सामाजिक आयोजन होता है, ऐसे में होटल, रिजॉर्ट्स की बुकिंग होती है, तो वहीं भोजन व्यवस्था के लिए कैटर्स आते हैं। इसे यूं समझ सकते हैं कि भारत में वैश्विक आतिथ्य प्रमुख हिल्टन के अनुसार उनके होटलों में कमरे बुकिंग के लिए कुल राजस्व का 12 से 40% हिस्सा शादियों से आता है, जबकि वहीं जयपुर के लिए यह आंकड़ा 60% तक पहुंच जाता है। देश में शादी से होटल इंडस्ट्री को कितना बूस्ट मिलता है, इसे यूं भी समझ सकते हैं कि देश के 24 हॉस्पिटैलिटी संपत्तियों में से एक को छोड़कर बाकी भारत में विवाह केंद्रित होटल हैं। होटल्स के अलावा शादी से अन्य सर्विस सेक्टर जैसे कि वेडिंग प्लानर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट, डेकोरेटर्स आदि की डिमांड भी बढ़ती है। वहीं भारतीय शादियों में आभूषण का महत्व ज्वेलरी मार्केट को बूस्ट करता है, जबकि फैशन के बदलते प्रयोग से फैशन बाजार को भी बढ़ावा मिलता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में शादी और त्योहार सोने के आभूषणों की मांग के सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। अकेले दुल्हन के आभूषणों की भारत के स्वर्ण बाजार हिस्सेदारी कम से कम आधी है, जबकि वहीं भारत विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसके अलावा संगीत, डांस, डीजे, मनोरंजन कलाकारों आदि की डिमांड भी बढ़ती है, जबकि शादी कार्ड की प्रिंटिंग से प्रिंटिंग उद्योग को भी लाभ होता है। तो वहीं हालिया समय में ऑनलाइन विवाह रजिस्ट्री, विवाह वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म उद्योग के भी नए रास्ते उभरे हैं। देखा जाए तो वर्ष 2023 में भारत में एक औसत शादी में लगभग 310 मेहमान आए और इसमें 2022 की तुलना में 14.8% की वृद्धि हुई, जबकि इसके आगे भी वृद्धि होने की अनुमान है। असल में हालिया समय में उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि और बढ़ते लग्जरी सेगमेंट के साथ कई विक्रेता मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। इसका असर विवाह समारोहों में भी नजर आने लगा है। यही कारण है कि विवाह पेशेवरों ने 2022 से 2023 तक अपने व्यवसाय में साल दर साल 15 से 22% की वृद्धि दर्ज की है। भारत में शादी की इस बाजार को यूं भी समझ सकते हैं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के अनुसार सामान और सेवाओं सहित विवाह उद्योग भारत के शीर्ष 5 उद्योगों में से एक है। वहीं पिछले शादी सीजन में 6 लाख शादियों में शामिल लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए शादी की खरीदारी के माध्यम से बाजार में प्रसारित हुए। यह 2022 की तुलना में 26% अधिक रहा। वहीं इसमें आगे भी वृद्धि होने के अनुमान है। देखा जाए तो एक शादी के सीजन में भारतीयों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि दर्जनों देशों की समग्र अर्थव्यवस्था यानी GDP से भी अधिक है। वहीं साल दर साल भारत में आने वाले विदेशियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वर्ष 2023 में अक्टूबर तक ही लगभग 72 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत पहुंचे थे, जबकि जहां वर्ष 2021 में 1.52 मिलियन लोगों ने भारत की यात्रा की थी, वहीं 2022 में 6.44 मिलियन लोगों ने भारत की यात्रा की थी। यानी साफ है कि भारत हालिया समय में अपने विभिन्न प्रयासों के द्वारा विदेशियों को लुभाने में कामयाब रहा है। इसी तर्ज पर वेड इन इंडिया भी ऐसा ही एक कार्यक्रम बन सकता है।
ऐसे में मेड इन इंडिया योजना तो बहुत महत्वाकांक्षी नजर आ रही है, पर यह राह इतनी आसान नहीं है। असल में इस रास्ते में कई चुनौतियां हैं। तो क्या है ये चुनौतियां? सबसे पहली चुनौती तो यह है भारत में बुनियादी ढांचे के विकास की कमी की। यानी देश में अभी भी सभी पर्यटक स्थल जहां डेस्टिनेशन वेडिंग की संभावना है वे पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि जामनगर एयरपोर्ट को सरकार को आनन फानन में कुछ दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना पड़ा। वहीं कई ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहां हॉस्पिटैलिटी सर्विस पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है। वहीं राजस्थान, गोवा शुरू से एक अच्छे वेडिंग डेस्टिनेशन स्पॉट रहे हैं, लेकिन केवल कुछ एक राज्य को ही प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। इससे देश का समावेशी विकास संभव नहीं हो सकेगा। इसके अलावा अगर विदेशियों को भारत में शादी करने के लिए लुभाने का प्रयास किया जाता है तो एक संभावना यह भी है कि इससे भारत में कुछ सांस्कृतिक बदलाव आएंगे, जिसके लिए भारत को पहले से तैयार रहना होगा। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान को ज्यादा बूस्टअप देना होगा। हमारे टूरिस्ट स्पॉट अक्सर अपनी गंदगियों के कारण चर्चा में रहते हैं और जब तक इनकी साफ सफाई पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाएगा, डेस्टिनेशन वेडिंग उतना सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेड इन इंडिया अभियान भारत को विवाह पर्यटन स्थल के रूप में उभारने के रणनीतिक प्रयास की शुरुआत है। साथ ही घरेलू बाजार को लुभाने का एक बेहतरीन अवसर भी है। साथ ही इससे संस्कृतियों का आदान प्रदान भी बढ़ेगा और भारत के सॉफ्ट डिप्लोमेसी को एक नया आयाम मिलेगा। इससे विदेशों में भी लोग भारतीय विवाह संस्कृति और उसके मूल्यों की बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए सरकार को पूरी योजना के साथ आगे बढ़ने पर जोर देना होगा। इसके लिए सरकार अपनी तरफ से कुछ बेहतरीन स्थलों को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में डेवलप करने का विचार कर सकती है। साथ ही वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बुनियादी ढांचों का विकास भी करना होगा। इसके साथ ही मेड इन इंडिया के द्वारा भारत अगर विदेशियों की शादी भारत में आयोजित करना चाहता है तो इसके लिए सांस्कृतिक समावेश को बढ़ाने के भी प्रयास करने होंगे। वहीं भारतीय बाजारों को विदेशी बाजारों के हिसाब से थोड़ा अनुकूलन भी अपनाना होगा। हालांकि पूरी संभावना है कि सामुदायिक सहभागिता सहित विभिन्न स्तरों पर इस विचार को बढ़ावा देकर भारत इन चुनौतियों को दूर करने में सक्षम हो सकेगा। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। क्या मेड इन इंडिया कार्यक्रम से भारत में पर्यटन का विस्तार और अर्थव्यवस्था को गति देना संभव है? चर्चा कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।